जय हिंद फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कपिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्राविधिक विद्यापीठ पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, एनडी और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए हमने जीएस का एक सब्जेक्ट शुरू किया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। तो इतिहास को मैं पढ़ाने वाला हूँ आज के विषय में। आज थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद आपको लगातार कंटेंट के साथ आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज शब्द आपके सामने आया है और इतिहास जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, इति धन हास। इति धन हा धन आस। तो इति धन हा धन आस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, यानी ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। यानी पृथ्वी पर भूतकाल में जो घटित हुआ है, पृथ्वी पर भूतकाल में जो भी घटित हुआ है वह सब इतिहास के क्षेत्र में आता है। अर्थात भूतकाल में यानी पास्ट में जो भी घटित हुआ है। अब हम कहेंगे इसमें क्या कि मानव के अतीत की घटनाओं का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। मानव के अतीत की घटनाओं का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं उसे क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। अगली बात, इतिहास जो है इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? हिस्ट्री। जो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शोध करना या अनुसंधान। क्या होता है? शोध करना या अनुसंधान। इतिहास शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग होता है बेटा, वो इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां पर मिलता है? इतिहास शब्द का सबसे पहले जो वर्णन मिलता है आपको अथर्ववेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बात समझ में आई है बेटा आप सबको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास का जनक कौन है। तो आज हम बताएंगे कि इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास के जनक है बेटा हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, जिनका जन्म यूनान में हुआ था। कहां पर हुआ था? यूनान में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बेटा? 484 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 484 बीसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 425 ईसा पूर्व में हुई थी तथा इनकी एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या है? हिस्टोरिका। क्या शब्द क्या है? इनकी पुस्तक का नाम आप कहेंगे जी हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक बेटा, चलिए आज मैं बताता हूं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें बीसी और एडी आप सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आज हम समझ लेते हैं। देखिए बीसी का मतलब यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व की घटनाएं हैं, क्या कह रहा हूं मैं? ईसा मसीह का जन्म को हमने क्या मान लिया? आप कहोगे जी इसको जीरो मान लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और इनसे पूर्व की जो घटनाएं हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आप कहोगे जी ईसा पूर्व कहते हैं। अगली बात, वर्तमान में हम लोग इसके लिए जो क्या यूज करते हैं? बीसीई। बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। वर्तमान समय में इसके लिए बीसीई का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरी बात, इसके बाद की जो ईसवी किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे जी ईसवी कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, जन्म के बाद की घटनाएं अर्थात आफ्टर डोमिनी। अब वर्तमान समय में इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सीई कहते हैं अर्थात कॉमन एरा कहते हैं। तो आज की क्लास के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कि बीसी किसे कहते हैं और एडी किसे कहते हैं। बात क्लियर हुई यहां तक बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे क्या हमने बताया है कि स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक हैं जेम्स मिल। कौन है? जेम्स मिल। और जेम्स मिल की पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत के इतिहास में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कब बेटा? आप कहेंगे थी 1817 ईस्वी में उन्होंने पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? आप कहोगे जी 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग इन्होंने कहा, पहले भाग को कहा इन्होंने हिंदू काल। क्या कहा बेटा? आप कहोगे जी हिंदू काल। दूसरे भाग को इन्होंने कहा मुस्लिम काल। क्या कहा? आप कहोगे जी मुस्लिम काल। ठीक बच्चे, तीसरे काल को इन्होंने क्या कहा? आधुनिक काल। क्या नाम दिया? आधुनिक काल। ठीक, आधुनिक काल। इसमें जो आता है आपका हिंदू काल में, तो हिंदू काल में कौन आएगा? आप कहोगे बेटा हिंदू काल में हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास है। वही प्राचीन भारत का इतिहास हमारा किस में आएगा बेटा? आप कहेंगे हिंदू काल में आएगा। अब आप कहोगे जी मुस्लिम काल में आएगा कौन? तो मुस्लिम काल में कौन आएगा? जब भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ, यानी दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, उसके बाद आपका मुगल काल आया। तो इसे कहेंगे आप लोग कौन सा काल? यानी मिडेवल, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास। ठीक है, क्या कहेंगे?
मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत में आप लोग पढ़ते हैं क्या, आधुनिक भारत का इतिहास अर्थात जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ यानी ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हुआ, तो उस समय से जब हम पढ़ते हैं उसे किस में आएगा, वो आएगा आपका आधुनिक भारत के इतिहास में आएगा। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग जो करेंगे अब हम लोग बताएंगे आपको इतिहास के भाग। क्या बताने वाले हैं बच्चे, आप कहेंगे जी इतिहास के भाग। तो इतिहास के जो भाग होते हैं वो कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 भाग होते हैं। आप बोलेंगे कि 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप लोग कहेंगे जी पहला भाग जो होता है वो होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आप कहेंगे जी कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा होता है बेटा, आप कहोगे ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो कितने भाग होते हैं, आप कहोगे जी 3 भाग होते हैं इतिहास के। कौन कौन सा, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आप कहोगे जी आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब हम कहेंगे जी प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये कौन सा ऐसा काल है, तो इसका जो अर्थ हम लोग बताएंगे आपको। तो प्रागैतिहासिक काल बेटा ऐसा काल है जहां पर मानव के लिखित प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल कैसा काल है, आप कहोगे यहां से हमें लेखन कला के प्रमाण नहीं मिलते। तो प्रमाण कैसे मिलते हैं, तो आप कहेंगे बेटा यहां से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात पुरातात्विक प्रमाण यहां से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो एक शब्द आप लोग याद रखना, कौन सा शब्द है, आप कहोगे जी लेखन कला, लेखन कला। ठीक, ये शब्द आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, इसको याद रखेंगे। इसी शब्द के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांट देंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल में, कि आप लिखेंगे ऐसा काल, ऐसा काल जहां के लोगों को या जहां के मानव को, जहां के मानव को लेखन की जानकारी नहीं थी, लेखन कला की जानकारी नहीं थी, लेखन कला की जानकारी नहीं थी। ठीक बेटा, लेखन कला की जानकारी नहीं थी। तो उस काल को हम कहां रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे। तो हम इसमें किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो आप कहेंगे बेटा यहां हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं, 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 पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात जब हम इस काल को पढ़ेंगे तो हम किससे इसका अनुमान लगाएंगे कि भाई ये वाला काल है, तो आप कहोगे जी पुरातात्विक जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी खुदाई के दौरान जो हमें साक्ष्य मिले हैं, साइट्स जो है आपका प्रागैतिहासिक काल की जो साइट्स हैं प्राचीन काल में, उन साइट से जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो उन्हीं के आधार पर हम लगाते हैं कि ये वाला जो साइट्स है वो किस काल से संबंधित है। आप कहोगे जी इस काल से संबंधित है। तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, बेसिकली आप कहेंगे जी इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पाषाण काल का, पाषाण काल का। क्या कहेंगे, पाषाण काल का। कौन सा अध्ययन होगा बेटा इसमें, आप कहोगे बेटा इसमें अध्ययन होगा पाषाण काल का, क्योंकि पाषाण का अर्थ है बेटा पत्थर, यानी पत्थर का काल। तो इस काल के लोगों को लिखित जानकारी नहीं थी, यानी लेखन कला की जानकारी नहीं थी। तो इस काल के हमें प्रमाण जो मिलते हैं, आप कहोगे जी पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं, उनके आधार पर ही हम लगा पाते हैं कि ये जो काल है वो आपका प्रागैतिहासिक काल है। अब बात करते हैं आगे आद्य ऐतिहासिक काल की। अब बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां से हमें, ऐसा काल है जहां से हमें लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, जहां से हमें लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं अर्थात यहाँ के लोगों को लिपि की जानकारी थी, अर्थात लेखन कला की जानकारी थी। जब लेखन कला की जानकारी थी तो यहाँ से हमें लिखित प्रमाण प्राप्त हुए। तो बेटा
अब लिखित प्रमाण प्राप्त तो हुए परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, परंतु आज तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, परंतु आज तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए हैं। ध्यान रखेंगे, जब पढ़ नहीं पाए हैं तो अब उस काल में जब हम उन चीजों को पढ़ नहीं पाए तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम साइट्स को पढ़ते हैं। तो इसमें जो कौन सा इसका एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है, जब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो आप लिखोगे बेटा इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आप कहोगे जी हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ने वाले हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ने वाले बेटा? आप कहोगे इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक बच्चे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल ये रहा, आज तक पढ़ नहीं पाए, ऐसा कौन सा काल है? तो है आपका हड़प्पा सभ्यता। तीसरा काल कौन सा लिखवाने वाला हूं मैं? तीसरा काल ऐसा काल है, यानी ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जहां से हमें लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आप कहोगे लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ऐसे काल को हम बेटा क्या कहते हैं? ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं तो पहला लिखित प्रमाण आपको लिखा देता हूं मैं, कहां से प्राप्त होता है। तो बेटा इसका उदाहरण जो है, हम इसमें कौन सा काल आएगा? तो आप कहोगे इसमें मौर्य काल से, मौर्य काल से, मौर्य काल से। ठीक है ना, मौर्य वंश जो आता है आपका, मौर्य काल से यहां से हमें लेखन कला की जानकारी मिली। मौर्य काल से यहां से हमें लेखन कला की जानकारी मिली। अब लेखन कला की मौर्य काल से मिली है तो कहां से मिली बेटा? एक सम्राट है यहाँ का जिसे आप लोग अशोक कहते हैं, अशोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सम्राट के अभिलेखों से, इस सम्राट ने क्या लिखा? अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की, और ये अभिलेख लिखवाने की परंपरा जब शुरू की तो यहीं से हमें लिखित प्रमाण मिलने प्रारंभ हो गए और उन्हें पढ़ा भी गया है। जिनको पढ़ने का श्रेय बेटा किसे जाता है? तो आप कहेंगे इसके लेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। बात क्लियर हुई बेटा यहां तक? बताइए, इतिहास के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल होता है। क्लियर हुआ? दूसरी बात, इसमें मैंने एक शब्द लिखा लेखन कला। इस लेखन आर्ट के आधार पर ही हम लोग इसके जो 3 भाग कर लेंगे, अलग अलग डिवाइड हो जाता है। पहली बात, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जहां से मानव को लेखन कला की जानकारी नहीं थी, अर्थात उसे लिपि का ही ज्ञान नहीं था। जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो ऐसा काल कौन सा काल है बेटा? तो ऐसा काल पाषाण काल है, पत्थर का काल है। ठीक है, जहां से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल की कौन सी साइट है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो ऐसा काल है जहां से हमें लेखन कला की जानकारी तो प्राप्त हुई, लेखन कला की जानकारी तो प्राप्त हुई, याद रखने वाली बात, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। अब पढ़ नहीं पाए तो वो आद्य ऐतिहासिक काल है। तो तीसरा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां से हमें लिखित प्रमाण तो प्राप्त होते हैं बेटा, और हम उन्हें पढ़ भी पाए हैं। तो लिखित प्रमाण हमें कहां से सबसे पहले मिलने प्रारंभ हुए? आप कहोगे बेटा अशोक के अभिलेखों से, जिन्हें पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। दैट्स क्लियर? ऑल क्लियर हो बेटा? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा। आज आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, भारत का नामकरण। तो भारत के नाम को लेकर के वर्तमान में भी थोड़ा सा आप लोग चल रहा है, चर्चा का विषय है। ठीक है, तो भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम कैसे कैसे आया? तो हम लोग देखते हैं कि भारत जो है कहां पर बसा हुआ है? तो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर, अब भारत के उत्तर में तो हिमालय पर्वत है ना, तो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य जो क्षेत्र है, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। तो उसके मध्य जो क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य, उस मध्य क्षेत्र वाले भाग को क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं और नीचे क्या है? आप कहोगे जी नीचे आपका यहाँ पर महासागर है, हिंद महासागर। इसके मध्य जो भाग है, इसके मध्य वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं? आप कहोगे बेटा भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। दैट्स क्लियर बेटा? समझ में आया आपको? ठीक है, अब भारत के नामकरण के बेटा 2 आधार हैं।
भारत के नामकरण के दो आधार। पहला आधार आप कहेंगे जी अभिलेखीय आधार, अभिलेखीय जो आधार है। दूसरा आप कहेंगे जी साहित्यिक आधार। पहला मैं बता रहा हूं आपको अभिलेखीय आधार, दूसरा आप कहेंगे जी साहित्यिक आधार। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा कौन सा साइट्स में, आप इसे पढ़ेंगे आप लोग अभिलेखीय आधार को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। किसे पढ़ने वाले हैं, आप कहोगे बेटा अभिलेखीय आधार को। तो अभिलेखीय आधार, अब बेटा अभिलेख तो आपके भारत से भी प्राप्त होते हैं और विश्व लेवल में भी यानी विदेशी साक्ष्य में भी प्राप्त होते हैं। तो मैंने इसलिए दो भागों में उसे बांटा स्पेशली। कितने भागों में, दो भागों में। पहला मैंने बताया आपको विदेशी अभिलेख, ऐसा कौन सा अभिलेख है। दूसरा भारतीय अभिलेख, ऐसे कौन से अभिलेख है जिनमें भारत का नाम मिलता है। तो पहला एक अभिलेख है कौन सा, आप कहोगे बेटा कौन सा अभिलेख, नक्श-ए-रुस्तम। क्या नाम बता रहा हूं मैं, नक्श-ए-रुस्तम। तो ये बेटा कहां का अभिलेख है, तो आप कहेंगे जी ईरान का। ईरान के एक शासक थे, ईरान के सासानी वंश के एक शासक हैं, सासानी वंश के एक शासक हैं। शाहपुर प्रथम, नाम क्या बेटा, शासक का नाम है ये शाहपुर प्रथम, शाहपुर प्रथम। ठीक है बेटा, शाहपुर प्रथम इनका ये लेख है, इनका ये अभिलेख है। क्या नाम है अभिलेख का, नक्श-ए-रुस्तम। याद रखना बेटा नक्श-ए-रुस्तम। तो इस अभिलेख में हमें प्रमाण क्या मिलता है, तो आप कहोगे जी इस अभिलेख में भारत का नाम, इस अभिलेख में भारत का नाम क्या मिलता है बेटा, आप कहोगे क्या मिलता है, आप कहना जी इसमें इस अभिलेख में भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, बेटा क्या मिलता है, हिंदुस्तान मिलता है। क्या मिलता है, हिंदुस्तान मिलता है। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। अगली बात, अशोक के अभिलेखों में भारत का क्या नाम मिलेगा। अब भारतीय अभिलेखों में बेटा आ जाते हैं, तो भारतीय अभिलेखों में एक अभिलेख है अशोक के अभिलेख। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम क्या मिलेगा, तो बेटा आप कहेंगे भारत का नाम मिलेगा जम्बूद्वीप। क्या मिलेगा, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का मतलब अर्थ क्या हो गया, तो आप कहोगे बेटा जामुन के वृक्षों का द्वीप। क्या लिखेंगे, जामुन के वृक्षों का द्वीप। तो ये बेटा भारत का नाम है कि वृक्षों का द्वीप, वृक्षों का द्वीप, वृक्षों का द्वीप। ठीक है, तो जम्बूद्वीप ये अशोक के अभिलेखों में मिला। एक हाथी गुफा अभिलेख है, एक शासक था जिसका नाम था बेटा खारवेल, जिसका नाम था, आने वाली क्लासों में एक ये अभिलेख भी आएगा आपका, जिसका क्या नाम था, ये अभिलेख किसका है, हाथी गुफा अभिलेख। आप कहोगे शासक थे खारवेल, तो खारवेल का एक अभिलेख है। इस अभिलेख में भारत को उन्होंने किस नाम से पुकारा, तो आप कहोगे बेटा इस अभिलेख में भारत को उन्होंने भरगवश कहा है। क्या कहा है, आप लोग बेटा याद रखना, क्या कहा है बेटा, भरगवश कहा है। इस बात को नोट करके आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में। दैट्स क्लियर हुआ बेटा। तो याद रखना विदेशी साक्ष्यों में नक्श-ए-रुस्तम ईरान के सासानी वंश के एक शासक थे शाहपुर प्रथम, इनका ये अभिलेख था और इस अभिलेख में इसमें क्या नाम मिला, हिंदुस्तान नाम मिला भारत के लिए। उसके बाद भारतीय अभिलेखों में अशोक का अभिलेख है और अशोक के अभिलेखों में भारत के जो नाम मिला है वो क्या मिला है, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का अर्थ होता है जामुन के वृक्षों का द्वीप। हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख जो किसका शासक का नाम क्या है, आप कहोगे बेटा खारवेल शासक का नाम है, जिसमें भारत का प्रयोग किस नाम से हुआ है, आप कहोगे भरगवश के नाम से किया गया है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका साहित्यिक आधार। कौन सा आधार, साहित्यिक आधार। साहित्यिक आधार पर भारत का क्या क्या नाम हमें देखने को मिलता है, तो हम लोग देखने वाले हैं साहित्यिक आधार पर भारत का हमें क्या क्या नाम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या नाम मिलता है, आप कहोगे जी हिंदुस्तान नाम मिलता है, ठीक है, इंडिया नाम मिलता है, दूसरा यिंतु नाम मिलता है, भारतवर्ष भी नाम मिलता है, आर्यावर्त भी नाम मिलता है, भारत भी नाम मिलता है। बात समझ में आया। तो ये नाम है जो इसके साहित्यिक आधार है। ध्यान रखेंगे साहित्यिक आधार पर भारत के क्या नाम है, हिंदुस्तान भी मिलता है, आपका इंडिया में मिलता है, यिंतु भी मिलता है, भारतवर्ष भी मिलता है, आर्यावर्त मिलता है और भारत भी मिलता है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब हिंदुस्तान। क्या देखने वाले हैं, हिंदुस्तान नाम को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आप इसमें क्या लिखेंगे कि यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का
शब्द है। दूसरी बात बेटा क्या लिखेंगे, दिया किसने ये नाम, आप कहोगे बेटा किसने दिया है, ईरानियों ने दिया या फारस वासियों ने दिया, ईरानियों ने दिया है, ईरानियों ने दिया है। किसने दिया है, आप लोग याद रखेंगे किसने दिया, ईरानियों ने दिया। ईरानी यानी फारस, ईरान का प्राचीन नाम फारस भी था, तो फारसी लोगों ने यानी फारसी भाषा का शब्द है, ईरानियों ने दिया या फारसियों ने दिया है। बात क्लियर हुई। हिंदुस्तान, ठीक है। अब हिंदुस्तान को क्या भी कहा गया है, हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने क्या नाम दिया था, हिंद भी कहा था, ठीक। तो ये नाम कैसे पड़ा, तो आप कहोगे जी सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के कारण ही ये नाम इन्होंने दिया है, ये नाम सिंधु नदी के कारण ही दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, इसके पश्चिम में क्या है, ईरान एक देश पड़ता है। क्या पड़ता है, ईरान एक देश है। इधर आपका पश्चिम में कौन सा देश है, ईरान एक देश पड़ता है। और इस ईरान देश के वासी जब भारत में एंट्री करते हैं तो उनके सबसे पहले किसके कौन सी सीमा लगती है, तो आप कहोगे सिंधु नदी जो है सबसे पहले उन्हें दिखाई पड़ती है। तो इस सिंधु नदी को इन्होंने, इनका उच्चारण क्या किया था इसमें सिंधु नदी का, तो आप कहोगे सिंधु का उच्चारण उन्होंने क्या किया था, हिंदू किया था। क्या किया था बेटा, हिंदू किया था। से का है पड़ा, धे का दे पड़ा, इस प्रकार से उन्होंने हिंदू उच्चारण किया। और इसी हिंदू से हमारे देश का क्या नाम पड़ा बेटा, आप कहोगे जी हिंदुस्तान नाम पड़ा। क्या पड़ा, हिंदुस्तान नाम पड़ा। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों के, क्या नाम पड़ा, हिंदुस्तान। क्लियर है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि फारसी भाषा का शब्द है, किसने दिया, ईरानियों ने दिया है, ठीक है। दूसरी बात, हिंदुस्तान जो है वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने हिंदू 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 कहा, और हिंदू से ही हमारा क्या नाम बना, हिंदुस्तान बना। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे एक नाम आता है इंडिया। क्या नाम आता है, इंडिया। तो इंडिया किसने दिया बेटा, तो आप लोग याद रखेंगे इंडिया किसने दिया है, तो आप कहेंगे जी इंडिया दिया है यूनान वासियों ने। किसने दिया है, यूनान के लोगों ने, यूनान के लोगों ने, यूनान के लोगों ने, ठीक है, यूनान के लोगों ने इंडिया शब्द दिया है, ठीक। इंडिया जो है किस भाषा का शब्द है, आप कहोगे जी ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी बात, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इंडिया जो क्षेत्र है, इंडिया जो क्षेत्र है, इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले इतिहास के जनक ने किया था। और मैंने आपको इतिहास के जनक कौन बताए थे, तो हेरोडोटस बताए थे बेटा। कौन बताए थे, हेरोडोटस बताए थे। तो हेरोडोटस ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। और इन्होंने जो इंडिया बताया है वो कौन सा बताया है, आप कहोगे जी सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सा प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश वाले क्षेत्र को इन्होंने इंडिया बताया। किस क्षेत्र को बताया, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश बेटा कौन सा प्रदेश है, तो आप कहोगे सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र। कौन सा, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों, उसकी सहायक नदियों, उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र, ठीक है, वाला क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, आप कहोगे जी सप्त सैंधव नाम दिया था। दूसरा, अब आप कहोगे जी इन्होंने तो इस क्षेत्र को दिया है, तो आगे मैं बताने वाला हूं कि एक व्यक्ति है मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज जो है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है एक राजदूत बन करके, ठीक है, एक राजदूत बन करके। किसका राजदूत बन के आया था, आगे आने वाली क्लास में आपको पता चलेगा कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के ये भारत आता है, ठीक। अब जब ये सेल्यूकस निकेटर बनकर राजदूत आया तो इसने एक पुस्तक लिखी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, आप कहोगे जी इंडिका। क्या नाम था बेटा, इंडिका, ठीक। और इस इंडिका पुस्तक में इसने पूरे भारतीय क्षेत्र को, कंप्लीट जो भारतीय क्षेत्र है, पूरे भारतीय क्षेत्र को, पूरे भारतीय क्षेत्र को क्या नाम दिया, आप कहोगे जी पूरे भारतीय क्षेत्र को इसने इंडिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था, आप कहोगे पूरे भारतीय क्षेत्र को इंडिया नाम दिया था। तो सबसे पहले इंडिया नाम किसने दिया, तो आप कहोगे जी हेरोडोटस ने दिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया किसने कहा, किस क्षेत्र को उसने कहा था, तो आप कहोगे सप्त सैंधव प्रदेश को कहा था। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है, तो ऐसा प्रदेश जिसमें सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां जो है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है।
अब पूरे भारत को इंडिया किसने कहा? तो आप कहोगे जी पूरे भारत को इंडिया जो कहा था किसने कहा था? तो आप कहोगे जी मेगास्थनीज ने कहा था। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। और इस इंडिका पुस्तक में पूरे भारतीय क्षेत्र को उसने क्या कहा था? इंडिया शब्द दिया था, इंडिया कहा था। ठीक बेटा, अगला नाम आता है आर्यावर्त। क्या नाम आता है? आर्यावर्त। तो ये जो आर्यावर्त है, ये आर्यावर्त जो शब्द है, जब भारत में क्या हुआ था बेटा? जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों का आगमन हुआ। ठीक बेटा, किसका आगमन हुआ? आर्यों का। कब हुआ था? तो आप कहोगे जी बेटा आर्यों का आगमन जो हुआ था वो हुआ था 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व के आसपास ठीक है बेटा, आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और आर्य जब आए थे और जिस क्षेत्र में बसे, अब किस क्षेत्र में बसे? तो ये बसे थे बेटा सप्त सैंधव प्रदेश में। कहां पर बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है, कहां पर आकर बसे सबसे पहले? सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक, सप्त सैंधव प्रदेश में। वही सप्त सैंधव प्रदेश जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के पास है। ठीक है, सिंधु एवं सहायक नदियों के क्षेत्र में जो है उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो इस क्षेत्र को ही इन्होंने क्या नाम दिया है? आर्यावर्त नाम दिया है। क्या नाम दिया बेटा? आर्यावर्त नाम दिया गया है। कौन से क्षेत्र को? जहां पर सबसे पहले आर्य आकर के बसे थे। लेकिन जब ये वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, वैदिक काल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उसके आगे बढ़े तो ये आर्य लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। और आगे भी अभी बढ़ते हैं तो ये कहां पर पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं गंगा एवं यमुना। गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो इन्होंने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? अब आप कहोगे जी इस क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया था बेटा, कौन सा नाम? ब्रह्मऋषि देश। क्या दिया था? ब्रह्मऋषि देश। क्या नाम दिया था? आप कहोगे ब्रह्मऋषि देश कहा था। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल की घटना है। उसके बाद मिलता है आपका भारतवर्ष। क्या नाम मिलता है बेटा? भारतवर्ष नाम मिलता है। अब ये जो भारतवर्ष है ये आपका विष्णु पुराण में भी दिया गया है। किसमें? पुराणों में। विष्णु पुराण में भी भारतवर्ष नाम मिलता है। दूसरा एक व्यक्ति है पाणिनि, आप सभी ने सुना होगा बेटा पाणिनि। पाणिनि की एक पुस्तक है, पाणिनि की पुस्तक है जिसका क्या नाम है बच्चे? आप लोग कहेंगे जी पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में भी इन्होंने भारत के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे इसमें भारतीय संविधान के अनुसार भारत का क्या नाम है बेटा? ये वर्तमान में भी तो चलता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का क्या नाम है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का क्या नाम है? तो आप लोग लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नाम, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नाम क्या क्या दिया गया है बेटा? एक तो दिया गया है क्या? भारत, और दूसरा क्या दिया गया है? इंडिया। क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आपका आता है आर्टिकल 1। क्या आता है? आर्टिकल 1। और इस आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो यहां पर नाम स्पेशली पता चल रहा है अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के क्या? भारत अर्थात इंडिया। दो शब्द यहां पर हमें मिले, कौन कौन से? भारत और इंडिया। ठीक है, हालांकि दिए इंडिया शब्द अंग्रेज आपका ब्रिटिश लोग भारत में जब एंट्री करते हैं या पश्चिमी देशों के जो लोग भारत जब आते हैं, पश्चिमी देश के लोग जब भारत में आते हैं तो उन्होंने इंडिया नाम उसे दिया है। और भारत के अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? भारत। ठीक है, भारत का नाम भारत कैसे आया? भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? ठीक है, भारत नाम को लेकर के भी आप लोग देखने वाले हैं। तो भारत का नाम भारत कैसे आया? सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। प्रथम
तीर्थंकर है बेटा। कौन है? प्रथम तीर्थंकर है, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर, जिनका क्या नाम है? ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। सभी लोग जानते हैं अच्छे से, जो इतिहास पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत तो जरूर जानते होंगे, जिसने जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। इनका एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था? भरत था। बड़ा पुत्र भरत था, जिसका नाम क्या था? भरत था। बड़ा पुत्र का नाम क्या था बेटा? आप कहोगे जी इसका नाम क्या था? भरत था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इन्हीं के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा? देश का नाम आप कहोगे जी भारत पड़ा। भारत पड़ा, ठीक है। किसके नाम पर? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एक ऋषभदेव, और ऋषभदेव के एक पुत्र थे, बड़े पुत्र, जिनका क्या नाम था? भरत। और ऐसा माना जाता है कि भरत के नाम पर ही देश का नाम हमारे क्या पड़ा बेटा? भारत पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? भारत पड़ा है। बात क्लियर हुई? अगली जो थ्योरी क्या कहती है? अगली थ्योरी ये कहती है, अगली थ्योरी क्या कहती है बेटा? तो अगली थ्योरी कहती है इसमें कि भारत एक और नाम मिलता है भारत से संबंधित, और क्या है? देखिए, जो भारत है ये भारत का एक और है। जैसे आप लोग प्राचीन काल में एक जैसे आप बचपन में थे तो बचपन में आपने एक कविता पढ़ी होगी, कौन सी? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की, ठीक है। छोटी छोटी जो क्लासें हैं उन क्लासों में ये कविता आती है, एक लेसन आता है, कौन सा? दुष्यंत और किसका पुत्र बेटा? शकुंतला का पुत्र है। किसका? शकुंतला, इनकी पत्नी का नाम है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भी क्या था? के पुत्र का नाम भी बेटा क्या था? आप कहोगे जी भरत था। क्या नाम था? भरत था, ठीक। और यही भरत, इसी भरत के नाम पर, ठीक है, इसी भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इसी भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास हमने कहां से स्टार्ट की थी बेटा? तो हमने आज की क्लास, मैंने आपको बताया था आज की क्लास में कि इतिहास का मैंने सबसे पहले आपको इंट्रो दिया कि इतिहास क्या होता है, इतिहास का जनक कौन है। उसके बाद मैंने आप लोगों को छोटा सा बताया कि इतिहास के पार्ट कितने होते हैं बेटा, ठीक है, इतिहास के कितने भाग होते हैं, ठीक। इतिहास का फिर मैंने भाग कराने के बाद आपको ये भाग कराए थे मैंने कौन कौन से? आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया, भारत का नामकरण। और भारत के नामकरण में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने भारत के नामकरण में देखा कि भारत के नामकरण के दो आधार थे। पहला आधार अभिलेखीय आधार, दूसरा साहित्यिक आधार, ठीक है। और ये सारा मैंने आपको बता दिया इसमें कि अभिलेखीय आधार में विदेशी अभिलेख, भारतीय अभिलेख, साहित्यिक आधार में हिंदुस्तान, इंडिया, यंतु, भारतवर्ष, आर्यवर्त और भारत नाम। उसके बाद मैंने आपको बताया हिंदुस्तान के बाद मैंने इंडिया बताया आप सब लोगों को, इंडिया के बाद आर्यवर्त बताया, आर्यवर्त के बाद भारत बताया, और सॉरी भारतवर्ष बताया, और भारतवर्ष के बाद संविधान के अकॉर्डिंग भारत का नाम ये बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो भारत नाम कैसे पड़ा, ठीक है बेटा। तो ये थे आज की क्लास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चे, आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।